नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 32 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 33 है जो कि 20 जनवरी 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। यहाँ पर हम टोटल 35 सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर जो पहला पूछा गया था कुछ इस प्रकार से है कि एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। यानी कि जो दूरी एक्चुअल में 1,50,000 है उसको नक्शे पर एक दिखाया गया है। यदि 1,50,000 सेंटीमीटर है तो उसको 1 सेंटीमीटर नक्शे पर दिखाया गया है। तो इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी पूछी है। तो नक्शे पर 1 सेंटीमीटर को इतने के बराबर दिखाया गया है। यदि वो दूरी यदि 6 सेंटीमीटर निकालनी है हमें, तो आप क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और अब इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नक्शे पे जो 6 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होगा, 6 इंटू 1,50,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका मान आएगा जो क्या आएगा, यहाँ से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 लाख इस प्रकार से कुछ बन जाएगा आपका लाभ, 9 लाख इस प्रकार से बन जाएगा। अब जब आपको क्या करना है, ये तो है सेंटीमीटर में मान। अब जब हम इसको मीटर में करने के लिए तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करते हो, और मीटर को फिर किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 से और डिवाइड करेंगे। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। तो 9 हमारा अब किलोमीटर में चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 4, शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार से वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो और इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान गेंद प्राप्त हो। तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। कि हमको जिस भी खिलाड़ी को देने हैं, जितने भी खिलाड़ी है सबको समान समान मात्रा में बल्ले देने हैं, समान समान मात्रा में गेंद देनी है। यदि 2 बल्ले जैसे दे रहे हैं और 3 गेंद सबको दे रहे हैं तो उसी अनुपात में देना है, सबको 3-3 ही मिलनी चाहिए। तो देखो ऐसे सवालों के करने के लिए क्या होता है, इनका एचसीएफ निकालना पड़ता है हमको। तो 96 और 180 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो आपका 12 आएगा। कितना आएगा, 12। यानी कि 12 खिलाड़ी होंगे, 12 खिलाड़ियों में बराबर बराबर, जैसे 12 में कितने बल्ले एक को मिलेंगे, एक खिलाड़ी को 8 बल्ले प्रत्येक को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 12 का इसमें भी भाग जाता है तो यहाँ 15 गेंद प्रत्येक खिलाड़ी को मिल जाएगी। तो ऐसे सवालों में आप क्या करोगे, आप उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। सवाल नंबर 11 के अंदर क्या पूछा है, ये पूछा है, और ये सवाल तो आप आसानी से कर लोगे। a प्लस बी और a माइनस बी हो चुका है यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ से आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। सवाल नंबर 14, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है। विषम का मतलब ओड और प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर। तो ये है। तो पूछा है कि प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है, माध्य मीन। ठीक है, तो निकालना है पहली 8। तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n विषम संख्याओं का योग पूछा होता है तो वो होता है n स्क्वायर। और यदि n सम संख्याओं का योग पूछते हैं तो वो होता है n+1।
ठीक है, n+1। तो विषम का पूछा है, योग तो ये होता है, और माध्य के लिए हम क्या करते हैं, इसमें n का भाग और दे देते हैं, तो यहाँ से आपके पास n बचेगा। यदि इसका माध्य निकालना है, सम का योग पूछा है या माध्य पूछा है, तो कितना आएगा, n+1 आएगा। तो जितनी विषम में क्या होता है कि जितना संख्या दिया है कि 8 विषम संख्याओं का, प्रथम 8 विषम संख्याओं का, तो जितना नंबर n की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8 ही माध्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 माध्य हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या होती है प्रथम n नंबर्स, प्रथम 8 संख्याओं का माध्य है, तो 8 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर माध्य हो चुका है। यदि सम बोलता वो, सम 8 संख्याओं का माध्य पूछता वो, तो क्या हो जाता हमारा यहाँ 8+1 हो जाता, यानी 9 हो जाता। सवाल नंबर 15 में पहले 5% को डिक्रीज किया गया, फिर 5% इंक्रीज किया गया, तो पूछा है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ। तो हम जानते हैं कि a प्लस कुल टोटल परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, डिक्रीज 5, इंक्रीज फिर 5 किया गया, और 5 × 5 तो यहाँ -25/100 ये आ जाएगा। अब यहाँ तो देखो 5 से 5 घट गया है, बाकी बचा कितना, -25/100 बचा। तो नीचे 2 जीरो है, तो ये क्या होगा, -0.25% हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो कितना आ चुका है, कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो नेट कमी हुई है कितने की, 0.25 की। और कमी किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 16, 1 प्लस इसका मान निकालना है। अब देखो, ये 15 और 75 को जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है, 90 आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोट 75 को क्या लिख सकते हैं, कोट 75 को मैं 90 - 15 लिख सकता हूँ। और कोट 90 - 15 किसके बराबर होगा, कोट 90 - 15 10 के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ से 1 + 10² 15 आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec² 15, sec² 15, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 17, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। उस विकल्प का चयन करें जो शेष से असंगत है, यानी कि भिन्न बताना है हमको। बाकी 3 तो समान है, एक अलग है, वो बताना है। तो देखो, जब पहला नंबर हम देखते हैं पॉइंट, फिर 120, फिर 1200, इस प्रकार बढ़ता जा रहा है आगे। तो ये नंबर कैसा है, अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय नंबर है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है। दूसरे की बात करते हैं, पाई भी एक क्या होता है, अपरिमेय नंबर या इरेशनल नंबर होता है। √3 भी हमें पता है अपरिमेय या इरेशनल नंबर होता है। जबकि ये 3 है, जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45। यदि इसको हम बार को हटाएंगे तो 45/99 हो जाएगा। तो ये हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या है, हमारा परिमेय नंबर है। जो भी इस प्रकार से बार वाले नंबर होते हैं उनको हम परिमेय नंबर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, परिमेय नंबर। बाकी सब क्या है, अपरिमेय नंबर। इस प्रकार से ये हमारा बाकियों से भिन्न है। सवाल नंबर 20, एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है, जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। सी है जो पानी को बाहर निकालता है, वो 12 घंटे में बाहर निकाल देता है यदि भरे हुए टैंक को। तो यदि तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये पूछेगा। तो 3 पाइप है, ठीक है। पहला 15 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में, और तीसरा पाइप खाली कर देता है भरे हुए टैंक को 12 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 15 का 60 में यदि आप भाग देते हो तो 4, ये 3 और ये 5, इस प्रकार से। तो पूछा है कि तीनों को यदि एक साथ ओपन कर देते हो तो कितना भरना, कितना है हमको 60, और 1 घंटे में ये कितना कितना भरते हैं, 4, 3, 5 भाग करते हैं। तो हमारे पास यदि टोटल निकालना तीनों को एक साथ, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये बाहर निकलने वाला इसलिए घट जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इनको जोड़ोगे तो 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1 घंटे में टैंक कितना भरेगा, 2 भरेगा। टोटल भरना कितना है हमको, 60। तो 60/2 कितना टाइम लगा, 30 घंटे टाइम लगेगा। ये हो चुका है। सवाल नंबर 33, 51 और 85 का महत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है, इतना से निरूपित किया जाता है, तो m का मान बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इनका HCF निकालो। अब 51 और 85 को जब हम देखते हैं तो यहाँ देखो दोनों में 17 17 है। इसको यदि आप तोड़ोगे तो 17 × 3 दिखाई देगा,
इसको तोड़ोगे तो 17 इंटू 5 दिखाई देगा, यानी कि HCF कितना आ चुका है, जो पार्ट कॉमन है 17 कॉमन आया दोनों में, तो ये हमारा HCF आ चुका है। अब ये 17 किसके बराबर है, ये बराबर है 51m-85 के बराबर है। ठीक है, तो 85 को मैं क्या करता हूँ कि उधर ले जाता हूँ। 85 को यदि आप उधर ले जाओगे तो 102 बचेगा। 102 बराबर 51m, इस प्रकार से। तो m बराबर कितना आएगा, 102/51। यहाँ से सरल करोगे तो 2, यानी कि m का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 34 के अंदर 16 और 40 का तृतीय अनुपाती पूछा है। जब भी तृतीय अनुपाती पूछता है तो इसका मतलब है कि 16, दूसरा 40 है और तीसरा x जो कि पूछा गया है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 16/40 कर देते हैं एक, तो बराबर 40/x, इस प्रकार से लिखते हैं। जो बीच वाला है उसको यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से लिखोगे आप। अब क्या होगा, यहाँ से 16 इंटू एक्स, इनकी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो 16x बराबर कितना आ जाएगा, 40 इंटू 40, जो कि 1600 के बराबर आता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी जो तीसरा तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सवाल नंबर 37, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ, और प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a²। ये बराबर दे रखा है आपको 1944 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से a² बराबर आएगा 6 का, इसमें भाग दोगे तो 324 के बराबर आ जाएगा। तो a का मान 324 का अंडर रूट निकालोगे तो 18 आ जाएगा। अब आपको पता चल चुका है a बराबर 18 आ चुका है। आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा क्यूब। a की वैल्यू 18 है, तो आपको 18 का क्या करना है, क्यूब निकालना है। 18 का आपको क्यूब निकालना है। तो देखो 18 का क्यूब हमें आता नहीं है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने भी नहीं बैठे हैं। अब देखो तो फिर किस प्रकार से हम जल्दी से निकाल सकते हैं, हम इकाई का अंक निकालेंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, पीछे इकाई 64 आया जिसका 4 है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है, इकाई का अंक हमारा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो इकाई का अंक किस किस में दे रखा है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, एक ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो बाकी ऑप्शन हमारे कट हो चुके हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब आप क्या करोगे, देखो 18 को 18 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक संख्या तो बढ़ेगी, यानी कि हम जब दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कम से कम एक संख्या तो बढ़ती है। तो ये हो चुका है 324 हो चुका है। ठीक है, अब यदि हम इसको 18 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो एक संख्या तो और बढ़ेगी, एक संख्या यानी 4 संख्या तो आएगी। मगर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में तो केवल 3 ही संख्याएं हैं, तो इस वजह से ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो इसको आसानी से। सवाल नंबर 38 के अंदर क्या पूछा है, माध्य पूछा है। इन चारों का, पांचों का, 5 संख्याएं, पांचों का माध्य पूछा है। तो पांचों को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। पांचों को यदि जोड़ते हो तो m कितनी बार आया, 5 बार, तो 5m हो जाएगा। अब संख्याएं 3 और 5 8, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 23 हो जाता है। 23 में 12 जोड़ोगे तो 25 और 35 प्लस 35 आ चुका है, और 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा माध्य है। तो यहाँ से यदि आप काटोगे m+7 आ जाएगा। m+7 आपको कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 41, 10 सेवों के नमूने में से एक सेव के औसत भार की गणना की गई। देखो 10 सेव के नमूने में से एक सेव की औसत गणना की गई, वो 104 ग्राम का आया, तोलने पर 104 ग्राम का आया। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाया है, यानी प्रत्येक सेव का भार कितना दिखाया है, 20 ग्राम कम। तो यानी कि 104 दिखाया था वो, यानी कि 20 ग्राम कम, 20 ज़्यादा करना पड़ेगा एक्चुअल के अंदर, 4 124, यानी एक्चुअल नमूना उसका कितना हो चुका है, भार एक सेव का 124। तो उस नमूने में एक सेव का सही औसत भार कितना होगा, 124 होगा, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 43 में क्या दिया गया है, a+b बराबर 90 है और साइन a बराबर इतना दिया गया है, tan b का मान ज्ञात करें। देखो a+b से हमें क्या पता चल रहा है, a+b से हमें ये पता चल रहा है कि ये त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, क्योंकि दो कोण उसके 90 है तो तीसरा कोण भी 90 के बराबर होगा। और साइन ए बराबर इतना दे रखा है 3/5। तो हमें पता है, देखो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। अब उसने कहा a प्लस बी बराबर 90 है, यानी कि a यदि हम इसको लेते हैं तो b इसको लेना पड़ेगा, और c भी 90 होगा। c भी, ये कोण c है जो कि 90 के बराबर होगा। अब देखो ये क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर कितना है, 3/5। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो 3 इसकी वैल्यू और 5 इसकी वैल्यू, तो यहाँ से 4 ये हो जाएगा। 4 हो चुका है। अब उसने किसका मान पूछा है, tan बी का मान पूछा है। tan बी किसके बराबर होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है, यदि बी कोण इसको लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो 4 हो जाएगी बी के सामने की भुजा, और ये 3 हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका tan बी बराबर 4/3 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है आपको। सवाल नंबर 44 में क्या कहा गया है, √5 और √7 के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर बताना है कि √5 और √7 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर इनमें से आएगा। 4 रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं। देखो √5 का मान आपको पता होता है 2.236, इस प्रकार से कुछ होता है, ये होता है। और यहाँ से इसका √7 का मान होता है 2.6 कुछ करके होता है, 2.62 इस प्रकार से कुछ होता है। तो √5 और √7 के बीच में होगा जो मान होगा। अब देखो यदि मेरे को केवल √5 भी पता है, √7 नहीं पता है, तो भी देखो हम इसको कर सकते हैं। ये देखो 3 है ना, 3 कब आता है, √9 पे आता है। √9 पे आता है कितना, 3 आता है। और 3 सही 1/5, तो √9 से ज्यादा होगा तभी आएगा मान। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें कि 4 कब आएगा, जब √16 होगा, ये तो काफी आगे जा चुका है। 1 कब आएगा, 1 आएगा जबकि 1 आता है, जैसे 3 यदि 4 होता है तो वहां पर 2 आता है, तो √4 से भी छोटा होगा तब आएगा ये मान। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से देखो, ये देखो 2 की वैल्यू तो 2 ही है, और 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.40 लिख सकते हैं, तो 2.40 ये इसका मान हो जाएगा, जो कि देखो आपको दिखाई दे रहा है कि 2.23 के आसपास है। तो इनके बीच में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनके बीच में यहाँ लाई करेगा, यानी कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर 1 की जब देखें तो ये कितना आता है, 3.20, यहाँ से आता है 4.20, ये कितना आता है 1.20। तो देखो ये तो √4 से ही छोटा हो चुका है, 5 से क्या आएगा, √2, 2 वैल्यू होती है √4 की। इसकी बात करें तो 4 आ चुका है। 4 किसका होता है, 16, √16 से बड़ा है ये तो। और यहाँ पर देखो √9 से बड़ा है ये तो इनके आसपास आपको वैसे भी a की वैल्यू दिखाई दे रही है, कौन सी है वो, 2.40, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 46, √3 प्लस √11 का स्क्वायर 1 है। देखो √3 प्लस √11 का स्क्वायर 1 है, तो सबसे पहले आपको ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा। फिर आती है 2 × 3 × 11, इस प्रकार से। तो ये जोड़ने पर कितना आ चुका, 2 √3 √11 आ चुका है। अब देखो जितना भी हो, मगर यहाँ पर आपको √3 दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। तो यदि ये जिस संख्या में है, तो वो चाहे संख्या बाकी कुछ भी हो, वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 51, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि दशमलव के राइट साइड में कितनी और संख्याएं आएगी, उसके बाद में वो संख्या खत्म हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो देखो 3/8 की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1/8 की वैल्यू आप जानते हो किसके बराबर होती है, 12.5% के बराबर होती है।
और जब परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो यदि नीचे 2 जीरो है तो ये ऊपर जाएगी, तो 0.2 स्थान बाईं ओर सरक जाएगी, तो इधर लग जाएगी। इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ चुका है 1/8 का मान। यदि 3/8 का निकालना है मान, तो 3 इंटू ये हो चुका है 125। यहाँ से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.375 ये आ जाएगा। तो ये तो है यदि आपको 1.8 का मान ध्यान है परसेंटेज के रूप में, जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। अब बाकी यदि नहीं ध्यान है तो हम सिंपल भाग देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? 3 में यदि आप 8 का भाग देते हो तो देखो भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो नीचे एक जीरो उतर चुकी है। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 8 3 24 आ जाएगा। यहाँ से 6 बचा, जीरो जीरो उतरा, कितनी बार? 8 7 56 56, 4 बचा, जीरो उतरा, कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार गया? 5 बार। तो कितने स्थान के बाद में खत्म हो चुका है? और दशमलव के 3 स्थानों के बाद में ये संख्या खत्म हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो चुका है, जिसके अंदर 3 दे रखा है आपको। सवाल नंबर 55 में क्या कहा गया है? ए और बी 9 दिन में काम खत्म करते हैं, बी और सी 12 दिनों में काम खत्म करते हैं, और ए और सी 18 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। तो देखो ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में लगाते हैं। बी प्लस सी है जो कि 12 दिन में खत्म करते हैं। ए और सी मिलकर 18 दिनों में खत्म करते हैं। तो यदि यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? 18 इंटू 2 36। 36 में तीनों का भाग जाता है। तो 9 का किया तो कितनी बार गया? 4 बार। 12 से 3 बार, और 18 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये आ चुका है। तो तीनों यदि साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। 2abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन सबको जोड़ दो। 2abc बराबर आ जाएगा, आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी इन सब की 7 और 1 9, 9 के बराबर आ जाएगा। तो abc की इफिशिएंसी कितने के बराबर आ जाएगी? 9/2। ये तो आ चुका है इनका एक दिन का काम abc का। टोटल काम कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो टोटल काम को हम इफिशिएंसी से यदि डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 8, जो कि हमारा कितना टाइम लगा है? 4 इंटू 2 जो कि आ चुका है 8। तो कितना दिन लगे? 8 दिन लगेगा तीनों को यदि मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है? अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो देखने में तो ये 3 संख्याएं तो द्विघात लग रही है और चौथी संख्या नहीं लग रही है। तो आप चौथी संख्या को टिक कर दोगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले चौथी संख्या को ही लेते हैं। देखो ये क्यों नहीं है हम बात करते हैं इसका। यदि आप ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करते हो तो क्या आता है? m3, फिर 8, फिर क्या आएगा? -3 इंटू ab यानी कि 2m और a माइनस बी, यह आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और इधर कितना है? m3 -4, यह आ चुका है। अब देखो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर m3 से m3 कट जाएगा। m3 से m3 कट चुका है। अब कितना बचा है? देखो एक तो -8 बचा है और इधर -4 बचा है। तो ये यदि इधर आएगा तो आपका -4 रह जाएगा। बाकी यहाँ से 6m m-2 इस प्रकार से बचा है। इधर 0 हो चुका है। तो -4 तो 1 और -6m यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इधर माइनस माइनस प्लस 12m ये बचा है। अब यहाँ से यदि आप देखते हो तो m की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। इसलिए ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर ही तो जितनी होगी वो उतने घात की समीकरण है, उतने डिग्री की इक्वेशंस है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2 है। इस वजह से ये एक द्विघात इक्वेशन है, क्योंकि m3 वाला पद तो कट चुका है, m की पावर 3 वाला। अब ऑप्शन नंबर 1 जब आप चेक करते हो तो क्या होगा? यहाँ से क्या आएगा? y² आ जाएगा, +4 आ जाएगा, -4y ये आ जाएगा। और +1 दे रखा है आपको, इधर 2y दे रखा है, -3 ये दे रखा है, ये दे रखा है।
तो y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, वाई स्क्वायर ही है, जो कि बाकी किसी से कटने वाली नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गई, सबसे बड़ी पावर 2 है। इस वजह से ये क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात इक्वेशन हो चुकी है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, तो आप यदि करते हो तो क्या आएगा, यहाँ से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। राइट साइड में यदि आप ओपन करोगे ब्रैकेट को, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपकी पावर एक्स की एक ही है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है, द्विघात इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय इक्वेशन है। तो ये ऑप्शन हमारा 2 हो गया। सवाल नंबर 59, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो उसको इतने का भुगतान करना पड़ता है, तो मूल बिल कितने का था। तो एक्चुअल में बिल था कितने का, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, एक्चुअल में था 10, अब एक कम कर दिए 9 का, उसको भुगतान करना पड़ा। एक्चुअल में कितना था, 10 का। तो 279 किसकी वैल्यू, 9 की, तो हमें निकालनी है 10 की वैल्यू। 9 से इसको यदि आप करते हो तो कितनी बार, 3 और 1 31 बार, तो एक्चुअल में 310 था, 310 रुपये उसका मूल्य था। सवाल नंबर 60, सवाल नंबर 60 में आपसे क्या पूछा गया है, P की वैल्यू पूछी गई है कि P बराबर कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 टू माध्य, ये होता है। अब देखो यहाँ से फिर इसने क्या किया कि 2 माइनस 2 माध्य है। अब देखो माध्य का मान हमें निकालना है, तो क्या करें हम कि इस माध्य को तो देखो मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इस बहुलक को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माध्य इधर गया, उधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 3 इंटू माध्यिका था, माध्यिका माइनस क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, बहुलक। अब देखो ये हो चुका है, तो माध्य का मान कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 किसके पूरे के नीचे जाएगा, 3 माध्यिका माइनस बहुलक डिवाइड बाई 2, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो P और यहाँ पर 2, तो P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरह से पूर्णतः डिवाइड हो जाए 83 से, यानी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए 83 का, तो ऐसी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या होती है ये 4 अंकों की। अब 83 का इसमें भाग दो आप, तो कितनी बार, पहली तो एक बार जाएगा 83, यहाँ से बचा कितना 6 और 1 9, अब जाएगा 2 बार, तो 2 बार कितना आएगा 16 6 इतना आएगा। यहाँ से बचा 3 और ये 9, कितनी बार गया 2 बार। अब देखो इसमें भाग जा नहीं रहा है, यानी कि इतना यदि कम होता तो वो संख्या पूरी पूरी 83 से भाग चली जाती। तो इतना कम कर दो, इसमें से 4 संख्या की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से हम 39 घटा देते हैं, 0 यहाँ आ जाएगा 6 9 9। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो चुकी है जो 83 से पूर्णतः डिवाइड होगी। सवाल नंबर 73, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो कह रहा है कि 10 कमीज का कॉस्ट प्राइस 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का हमारे पास यहाँ से रेशियो क्या आ गया है, 8/10 आ चुका है। इस और सरल करोगे तो 4/5 आ चुका है। तो यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है, लाभ उसको 1 रुपये का हुआ है, किस पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25% का उसको लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 74 में क्या कहा गया है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राखी ने मोहन से कितने अंक प्राप्त किए, अधिक 12। ये राखी, ये मोहन, तो मोहन से 12, तो मोहन को यदि x मानते हैं तो राखी ने x + 12 अंक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, राखी का कितने प्राप्त किए उसने, 200 में से 24% अंक। तो वो कह रहा है कि x + 12 जो आपका है वो 200 का 54% के बराबर है।
ये कह रहे हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, x प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 108 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12, इसमें से यदि आप घटाते हो 108 माइनस 12, 12 घटाने पर कितना आएगा, ये 96 आ जाएगा। यानी कि मोहन ने x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कितनी है 96, यानी मोहन ने 96 अंक प्राप्त करे हैं। सवाल नंबर 75, x का मान आपको 5 दे रखा है, y का मान आपको 2 दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये किसका स्क्वायर है। तो देखो इसको यदि हम बनाते हैं तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर और यहाँ पर देखो 5y, ये इसका 5 यहाँ माइनस आएगा, 5y का होल स्क्वायर ये है। अब देखो यहाँ पर आपको x का मान और y का मान लिखना है। देखो x का मान यदि 5 है तो क्या होगा, x स्क्वायर 25 हो जाएगा। y का मान यदि 2 है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, पूरे का करना है हमको स्क्वायर। तो 4 ये हो जाएगा 100, 10 और इस पूरे का स्क्वायर। तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आएगा और 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है आपको। सवाल नंबर 85, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 1000, क्योंकि रेलगाड़ी अपने आप को प्लस पुल को पार करती है, क्योंकि उसका लास्ट डब्बा जब पुल को पार करेगा तब माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो चुकी है 1000 मीटर के अंदर। अब समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल, नीचे चाल आएगा। चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो हमें मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया 60 और यहाँ आ चुका है 5, यहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 0 से तो 0 कट चुका है, ये हो चुका। 6 से ये 18 3 बार जाएगा और 5 से ये 100 20 बार जाएगा। तो यहाँ आ चुका है 60 सेकंड आ चुका है आपके पास समय। 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 86 में क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखो टेबल में यहाँ तो क्लास दे रखा है, क्लास में 10वीं क्लास है, 11वीं और 12वीं सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो 10वीं में 2 सब्जेक्ट है, बच्चे मैथ में भी है, कुछ बच्चे हिंदी में है, 11वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट है, 12वीं में साइकोलॉजी और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। यहाँ पर पास होने वाले स्टूडेंट दिखाए गए हैं परसेंटेज के अंदर, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट की संख्या दिखाई गई है। तो अब देखो ये दिखा रखा है, तो यहाँ से उसने क्या पूछा है, सवाल में पूछा गया है 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछी है। उत्तीर्ण होने वाले छात्र 11वीं में हम पूरे 100 माने छात्र, कितने 100 छात्र माने 11वीं में। तो देखो कितने परसेंट छात्र, 100% छात्र माने तो 40% पास हुए, फेल कितने हुए, 60% छात्र फेल हुए। तो ठीक है, टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, 40% पास हुए, 60% फेल हो गए। 60 की वैल्यू आपको कितने के बराबर दे रखी है, 60 की वैल्यू आपको 60% की वैल्यू आपको 360 के बराबर दे रखी है। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 60 का इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40%, तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 40, इसको करोगे तो 240, तो 240 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 87, देखो 87, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं में अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं के अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी छात्र फेल हुए उन सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर हमको टोटल नंबर ऑफ छात्र भी निकालने पड़ेंगे, उनको जोड़कर उनसे परसेंटेज आएगा कि फेल होने वाले छात्र बटे टोटल छात्र इंटू 100, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्या है कि संख्याएं थोड़ी बड़ी है, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी संख्या और बड़ी आ जाएगी। तो देखो इनको पहले हम सरल कर लेते हैं, क्योंकि
हमसे सवाल किसमें प्रतिशत में पूछा है, संख्या तो पूछी नहीं है, इसलिए हम इसको सरल भी कर सकते हैं। तो देखो सबको मैं 5-5 से यदि काट देता हूँ, सारी संख्याओं को यदि 5-5 से काट देता हूँ, एक ही संख्या से आपको काटना है, तो देखो ये बन जाएगा आपका 21 बन जाएगा। यदि इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो 72 आ जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। और 110 को 5 से यदि आप भाग देते हो तो 22 आ जाएगा। तो अब हमारी संख्याएं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, वो इस रेशियो में आ चुके हैं। 21-24 हमने सरल कर लिया है। अब यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इसी के रेशियो में। तो देखो फेल होने वाले कितने हैं, यहाँ पर तो हुए 35%, यहाँ पर हुए 20, यहाँ पर हुए 60, यहाँ पर 25, यहाँ पर 50। तो 35 छात्र फेल हुए हैं। देखो 35 छात्र फेल हुए, 35 की वैल्यू 21 के बराबर, एक की कितने के बराबर हो गई, 21/100। तो 100 की किसके बराबर हो जाएगी, यानी टोटल छात्रों की वैल्यू इसके बराबर। 1 से 5 काटोगे, इसको 5 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 21। 21 किसकी है, 35 की वैल्यू है, 35 21, तो ये 3/7 से काटेगा, 7 से 3 और 5, 5 से 20, ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। टोटल छात्र इसमें कितने हैं, 60 हो चुके हैं। दूसरा दे रखा है आपको 20% बराबर है 24 के। तो 20 बराबर है 24 के, तो 20 24 के बराबर है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 1 से 5 बार जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 120। कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। और तीसरा देखो कितना, 60 है वैल्यू किसकी, 72 की। तो 72 की वैल्यू 60 है, 60%। हमको टोटल 100% निकालना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 0 से तो देखो 0 कट जाएगा, ये आएगा 12, तो 12 120। यहाँ पर भी टोटल छात्र 120 हैं। चौथे की बात करते हैं तो कितना आएगा, 20 है जो 25 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 100% टोटल की वैल्यू। तो ये जाएगा 4, 80 आ जाएगा। यानी कि यहाँ टोटल छात्र कितने आ चुके हैं, 80 आ चुके हैं। अब 50 किसकी वैल्यू है, 22 की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 से 2 बार, यानी कि यहाँ टोटल 44 छात्र है। तो इस प्रकार से हो चुका है, ये आ चुके हैं छात्र, टोटल छात्र। तो टोटल छात्र आ चुके हैं और ये फेल छात्र हैं। तो सभी फेल छात्रों को जोड़ लो, कितने हैं, यहाँ से यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5, 5 और 2 7 और 2 9 आ चुका है। जोड़ोगे 4 और 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, ये आ चुका है यहाँ पर फेल छात्र। पास होने वाले कितने हैं, 4 आ चुका है। अब 6 और 12 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 और 12 देखो 24, 24 और 6 30, 30, तो ये हो चुके हैं 8 38, 38 और 4 42, ये इतने हो जाएंगे। टोटल छात्र इतने हो चुके हैं और फेल होने वाले इतने हो चुके हैं। तो उसने पूछा है सबका परसेंटेज, तो 159 कितना है, 424 का परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर किस से कट रहा है, ये किसी संख्या 3 से नीचे वाला कटता है क्या, देखना पड़ेगा। सभी संख्याओं को जोड़ के देखो, 4 और 4 8 और 2 10, नहीं कटेगा। देखो 53 से काटो इसको, 53 से जाएगा 3 बार, ठीक है, 53 से 3 बार जाएगा। 53 से ये कितनी बार जा रहा है, 53 से ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार। 8 3 24, 2 आई हासिल 8 40 और 2 42, ये 8 बार जाएगा इस प्रकार से। अब आपको 8 का जब आप 100 में भाग दोगे तो 12.5 आता है। 12.5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 37.5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इस प्रकार से इस सवाल को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसने फेल छात्रों का परसेंटेज पूछा था टोटल छात्रों में से, तो हमने इस प्रकार से कर दिया है। और यहाँ पर प्रतिशत पूछा था, उसने छात्रों की संख्या का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, तो हमने इस प्रकार से उनको सरल कर लिया है छात्रों की संख्या को। अब सवाल नंबर 88, इसके अंदर दिया गया है कि तालिका में क्या है, सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाएं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले
कुल छात्र अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात पूछा है। तो देखो हमने इनको सरल कर लिया था पहले ही। उत्तीर्ण होने वाले कितने आ जाएंगे, देखो अनुत्तीर्ण वाले 159 है, टोटल इतने हैं। तो टोटल में से यदि अनुत्तीर्ण वाले यदि हम घटाते हैं तो कितना बचता है, ये बचेगा आपका 5, यहाँ आया 6 और 265 आ चुके हैं। यानी कि रेशियो हमारा कितना आ चुका है, 265 तो पास और 159 फेल। अब देखो ये रेशियो आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 89 करना है। 89 में क्या पूछा है, किन दो विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है, किन दो में। तो देखो ये सवाल भी हम वहीं पे देखेंगे, हमने निकाल तो पहले ही लिया है। किन में उत्तीर्ण होने वाले सर्वाधिक है, तो देखो फेल होने वाले निकाल लिया हमने और टोटल निकाला है। आप इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 39, 60 में से 21 को घटाया, 120 में से 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 और ये 96 बचेगा। 120 में से 72 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 28 और 20 कितना हो जाता है, 28, देखो 28 और 20 48 बचेगा। और यदि 80 में से ये 60 बचेगा और यहाँ यदि करोगे तो 22 बचेगा। तो ये आ चुके हैं पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या, पास होने वाले। तो सबसे ज़्यादा पास होने वाले किस किस सब्जेक्ट में, एक तो इसमें 10वीं हिंदी में और एक 12वीं साइको के अंदर, यानी साइको और हिंदी के अंदर यदि मिला दें तो सबसे ज़्यादा पास होने वाले हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें पास होने वाले, एक तो हिंदी और एक साइको। हिंदी और साइको कहाँ दिखा रहा है आपको, साइको और हिंदी यहाँ दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 99, किसी संख्या के 5वें भाग को, देखो किसी संख्या मान लिया x का 5वां भाग 5 से डिवाइड कर दिया, को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो इसको 3 से भाग और देना पड़ेगा, 3 से भाग दे दिया, 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम जो भी प्राप्त हुआ, प्राप्त परिणाम क्या है, 80। क्या प्राप्त हुआ परिणाम, 80 के आधे के 10वें भाग, 80 का आधा कर दिया, उसका 10वां भाग, 10वें भाग के आधे, फिर से आधा कर दिया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आधा कर दिया, का 3 गुना, का 3 गुना, ये हो चुका है इस प्रकार से। तो नीचे इन सबको आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो ये 40 आते हैं, 40 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ तो 15 बच चुका है, इसके नीचे तो 15 और इधर बचा है 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है समाप्त। दोस्तों ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर के अंदर। थैंक यू दोस्तों।